हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति की शुरुआत किस प्रकार से हुई और रंग भेद की नीति को किस प्रकार से समाप्त किया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, रंग भेद को अपार्थाइड कहा जाता है, जिसका अर्थ है सामाजिक पृथकता की नीति जो श्वेतों द्वारा अश्वेतों के प्रति भेदभाव का संकेत देती है। तो फ्रेंड्स, हुआ यूं कि 1948 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक ऐसी नीति लागू की जिसके तहत श्वेतों और अश्वेतों के निवास को अलग कर दिया गया और इसके अतिरिक्त अश्वेतों के प्रति भेदभाव को मान्यता दी और इसी नीति को रंग भेद की नीति कहा गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 1948 में रंग भेद की नीति को अपनाया। तो आखिर कैसे अचानक से 1948 में रंग भेद की नीति को लागू कर दिया गया? क्या कोई भी चीज़ अचानक हो सकती है? तो इसके लिए हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो 1652 में पहली बार यूरोपीय बस्ती डच ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप में स्थापित हुई। मतलब पहली बार 1652 में एक यूरोपीय कंपनी जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने दक्षिण अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप में अपनी बस्ती स्थापित की। ये दक्षिण अफ्रीका का मैप है। तो जो इसका कैप का एरिया दिख रहा है, कैप ऑफ गुड, तो यहाँ पर पहली बार यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई डचों के द्वारा। डचों ने यहाँ पर खेती करने वाले कृषकों को यहाँ से भगा दिया और स्वयं खेती करने लगे और यहाँ पर डचों को बोअर कहा जाने लगा और डच स्वयं अब खेती कर रहे थे। तो आपको यहाँ पर ये कैप दिख रहा होगा, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अंतिम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। इसके नीचे समुद्र है। यहाँ से एक समुद्री मार्ग जाता है जो कि भारत और अन्य पूर्वी एशियाई देशों तक पहुँचता है। तो कैप की स्थिति, जो ये कैप राज्य है, इसकी स्थिति एक महत्वपूर्ण स्थिति थी और उस समय ब्रिटिश नौसेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी और इसी कारण से 1795 में ब्रिटिश का कैप ऑफ गुड होप पर कब्जा हो गया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिटिशों ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर जैसे ही कब्जा किया तो जो बोअर लोग थे, जो डच लोग यहाँ पर खेती वगैरह करते थे, उनको यहाँ से भागना पड़ा और भागकर वो आगे की ओर उत्तर की ओर पलायन करने लगे। उत्तर की ओर पलायन करते हुए उन्होंने ऑरेंज और ट्रांसवाल दो राज्य की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने तीसरे राज्य की भी स्थापना की जिसे नटाल कहा जाता है। ये पूर्व में था। तो दिख रहा होगा कि यहाँ पर पहले डच थे, डच के बाद वो डच ही लोगों ने यहाँ पर फिर ऑरेंज और ट्रांसवाल और नटाल ये अन्य 3 बस्तियाँ बसाई। बोअर कृषक उत्तर की ओर पलायन कर गए और 1838 से 1848 के बीच में ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट तथा बाद में पूर्व में नटाल बस्ती की स्थापना की। मतलब इन 3 बस्ती की उन्होंने स्थापना की। किसने? बोअर ने, जो कि डच थे। 19वीं शताब्दी में जब बोअर क्षेत्रों में सोने और हीरे मिलने की खबर मिली तो ब्रिटिश बोअर क्षेत्रों को अपने अधीन करने के लिए उत्साहित हुए। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि दक्षिण अफ्रीका की जो ज़मीन है वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सोने और हीरे। तो 19वीं शताब्दी में जैसे ही ब्रिटिशों को पता चला कि बोअर क्षेत्र में सोने और हीरे काफ़ी अधिक हैं, तो वो उत्साहित हुए कि वो उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लें। और इसी कारण से 1899 से 1902 तक बोअर युद्ध हुआ, जिसे एंग्लो बोअर युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें ब्रिटिशों की जीत हुई और बोअर लोगों की हार हुई। परंतु ब्रिटिश लोग सौहार्द बनाकर रहना चाहते थे, मिलजुल कर रहना चाहते थे, क्योंकि जो बोअर लोग थे उनका जो नियंत्रण था साउथ अफ्रीका में वो काफ़ी अधिक था, क्योंकि वो एक लंबे समय से रह रहे थे। तो इसीलिए ब्रिटिश लोग बोअर लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते थे। इसके अतिरिक्त जो बोअर डच थे वो एक यूरोपीय थे और ब्रिटिश लोग भी यूरोपीय थे। तो इस कारण से भी ब्रिटिश लोग इनके साथ मिलजुल कर रहना चाहते थे। तो भले ही ब्रिटिश लोग युद्ध जीत गए, परंतु दोनों ही साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, पर ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व थोड़ा ज़्यादा था। तो इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों का प्रभुत्व बढ़ गया। दक्षिण अफ्रीका की सरकार का गठन हुआ जिसमें श्वेत लोगों का प्रभुत्व था। 1910 में ब्रिटेन में अफ्रीका अधिनियम 1910 पारित किया गया, जिसके तहत ट्रांसवाल, कैप कॉलोनी और ऑरेंज फ्री स्टेट तथा नटाल को आपस में जोड़ दिया गया और दक्षिण अफ्रीका
साउथ अफ्रीका नामक देश का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर मैप में देखा जा सकता है, ये कैप है, ऑरेंज, ट्रांसवाल और नटाल, इन चारों राज्यों को मिलाकर दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हुआ। ये छोटा सा जो एरिया दिख रहा है ये एक अलग देश है। तो 1910 में जब दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हुआ तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका नियंत्रण दक्षिण अफ्रीका पर कम हो गया और दक्षिण अफ्रीका पर उन लोगों का नियंत्रण बढ़ गया जो कि श्वेत थे, यानी कि ब्रिटिश और बोअर लोग जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उनका जो नियंत्रण था वो दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण रंग के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव बढ़ने लगा। और इसके विरोध में 1912 में ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। 1917 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कठोर भूमि अधिनियम जैसे प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संघ के निर्माण के बाद बनाए। इसके अतिरिक्त जो दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोग थे उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब कठोर भूमि अधिनियम लागू किए गए जिसके तहत मूल निवासियों को, जो कि अश्वेत लोग थे, उनको अपनी भूमि से अलग किया जाने लगा, वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाने लगा। तो इस प्रकार से भेदभाव साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिस कारण से श्रम वर्ग एकजुट होने लगे और इसलिए कम्युनिस्ट आंदोलन का यहाँ अचानक विस्तार देखा गया। दक्षिण अफ्रीका में कम्युनिस्ट आंदोलन का अचानक बहुत ज़्यादा विस्तार देखा गया। इसके साथ ही 1934 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें यह कह दिया गया कि दक्षिण अफ्रीका एक संप्रभु देश है, एक आज़ाद देश है। तो इस प्रकार ब्रिटेन का नियंत्रण दक्षिण अफ्रीका से खत्म हुआ और दक्षिण अफ्रीका पर उन लोगों का राज हो गया जो कि वहाँ पर रह रहे थे, जो कि श्वेत लोग थे और ब्रिटिश और डची थे एक तरह से। इसके बाद 1948 में अफ्रीका में चुनाव हुए और नेशनल पार्टी NP सत्ता में आई और इसने रंग भेद की शुरुआत की। मतलब 1948 में नेशनल पार्टी सत्ता में आई। नेशनल पार्टी सत्ता में इसलिए आई क्योंकि श्वेत लोगों को ही मतदान का अधिकार था, अश्वेत लोगों को नहीं था। और इस पार्टी ने, NP ने, रंग भेद की नीति की औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा रंग भेद हो रहा था, परंतु जैसे ये पार्टी सत्ता में आई रंग भेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसने साम्यवाद अधिनियम 1951, समूह क्षेत्र अधिनियम 1950, मतदाता अधिनियम का अलग पंजीकरण 1951, स्टॉक लिमिटेशन अधिनियम 1950 जैसे विवादित कार्य किए। ये ऐसे अधिनियम थे जो कि भेदभाव को साफ साफ दर्शा रहे थे। रंग भेद की शुरुआत के साथ ही साथ टकराव और संघर्ष की भी शुरुआत हुई। 30 वर्षों तक गृह युद्ध चला तथा ANC के नेताओं को जेल में डाला गया और ANC और अन्य कुछ समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब जैसे जैसे रंगभेद बढ़ रहा था तो जो मूल निवासी थे वो इसका विरोध करने लगे। विरोध करने के कारण गृह युद्ध जैसी समस्या पैदा हो गई। लगभग 30 वर्षों तक गृह युद्ध चला दक्षिण अफ्रीका में। ANC जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की एक पार्टी थी जिसमें अश्वेत लोग थे, तो इनके इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य समूहों पर जो कि विरोध कर रहे थे सरकार का, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सरकार की इस नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका में आंतरिक तथा बाहरी दबाव पड़ने लगा। अब जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी उसको आंतरिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। कैसे? गृह युद्ध की समस्या पैदा हो गई थी तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी सरकार चलाने में, दक्षिण अफ्रीका की सरकार को। इसके साथ ही जो बाहरी दबाव था, मतलब विदेशों से जो दूसरे देश थे वो भी दक्षिण अफ्रीका पर दबाव डाल रहे थे कि आप भेदभाव की नीति को ख़त्म करो। तो इससे दक्षिण अफ्रीका पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था, जिसके कारण MP नेशनल पार्टी ने, सरकार ने कुछ सुधार किए, परंतु इससे दक्षिण अफ्रीकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अब जब दबाव पड़ने लगा तो उसके चलते सरकार ने कुछ सुधार भी किए, कुछ छोटे मोटे अधिकार भी उपलब्ध कराए अश्वेत लोगों को, परंतु इससे अब दक्षिण अफ्रीकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अब नेशनल पार्टी को समझ में आ गया कि अब अश्वेत लोगों को दबाया नहीं जा सकता। इसी आधार पर पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ नेल्सन मंडेला के साथ बातचीत शुरू हुई। अब देखो, जब बाहरी दबाव पड़ने लगा, विदेशों जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार वगैरह करना ही बंद कर दिया। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन ने इसका काफ़ी विरोध किया। तो इस कारण से ऊपर से आंतरिक दबाव भी बहुत ज़्यादा था सरकार के ऊपर। तो इस कारण से सरकार के प्रतिनिधियों ने नेल्सन मंडेला के साथ बातचीत करनी शुरू की, जो कि जेल में थे। तो इसी के चलते एक शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए
1990 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया और फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव हुए। और जब स्वतंत्र रूप से चुनाव हुए और सभी अश्वेत लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया गया तो नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। और जैसे ही नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति के रूप में चुने गए तो उसके बाद नए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और नए संविधान में सरकार की जितनी भी भेदभावकारी नीतियां थी उसको ख़त्म कर दिया गया और अफ्रीका में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो काले हों या श्वेत हों या एशियाई हों या भारतीय हों, उन सभी लोगों के लिए एक समान अधिकार की व्यवस्था की गई। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।